स्वागत है सभी का। देखिए, ये वर्णमाला का दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो किया है, 40-45 मिनट का वीडियो है। उसमें हमने वर्णमाला के बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है, जैसे स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और स्पर्श व्यंजन और व्यंजन के सभी प्रकारों को। देखिए, इस वीडियो को समझने से पहले आपको उस वीडियो को देखना ज़रूरी है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें देन आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन में दिख रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में है। पहले उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में हम वर्णों के उच्चारण स्थान को जानेंगे, ट्रिक के माध्यम से भी जानेंगे और थ्योरी के माध्यम से भी। दोनों तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और ये PDF नोट क्लास का आपकी रिवीजन के लिए टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाता है। तो टेलीग्राम से अगर आपने अभी तक नहीं जुड़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आपको इंपॉर्टेंट नोट्स एंड PDF वहीं पे मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, कंठ वर्ण। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान कंठ हो उसे कंठ वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत ये सभी वर्ण आते हैं अ, आ, अह और विसर्ग। उसके अलावा क वर्ग के 5 वर्ण क, ख, ग, घ, अंग और ऊष्म व्यंजन में से केवल ह। तो ये सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कोई सभी एक वर्ण दे के इसका उच्चारण स्थान बताओ करके, तो आपको पता होना चाहिए कि इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अब इसको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। इसका ट्रिक क्या है और इसे आप कैसे इजीली याद रख सकते हैं सभी वर्ण को। आपको एक शब्द याद रखना है। इसके लिए आप एक शब्द से एक जगह से उच्चारित होने वाले वर्णों को याद रख पाएंगे। जैसे अगर आपको कंठ वर्ण के लिए जानना है कि कंठ से उच्चारित होने वाले सभी वर्णों को आप एक ही शब्द से याद रख पाएँ, तो उसके लिए एक शब्द है। शब्द थोड़ा डिफ़िकल्ट है, उसको अगर आप कई बार लिखेंगे, कई बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। हमें भी याद हुआ है प्रैक्टिस से। बोला भी जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। शब्द कौन सा याद रखना है? चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे। अकुह विसर्जनीय नाम। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। ठीक है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। ये शब्द आपको याद रखना है। अगर आप ये शब्द याद रख पाते हैं देन डेफिनेटली कंठ से उच्चारित होने वाले सभी वर्ण आपको याद रहेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। ये शब्द को आपको एक बार याद रखना है, एक बार याद करना है और ये लाइफ टाइम आपके काम आएगा। अब इस शब्द का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। अब आपको अगर ये शब्द याद है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, तो देखिए इसमें अ का मतलब क्या है? ये तीनों वर्ण अ, आ, अह। क का मतलब क्या है? क वर्ग। अब क वर्ग में कौन कौन से आएंगे? क, ख, ग, घ, अंग, मतलब ये पांचों वर्ण। उसके बाद ह का मतलब क्या है? ये ह वर्ण, उसमें व्यंजन। अब विसर्ज। विसर्ज का मतलब क्या है? विसर्ग, विसर्ग वाले वर्ण। निय नाम, नाम वाले कंठ। कंठ का मतलब क्या है? कंठ से उच्चारित होंगे ये। तो अकुह विसर्जनीय नाम अगर आप ये शब्द याद रख लेते हैं देन आप इसको बना पाएंगे कि कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। ये तीनों वर्ण और क वर्ग और हम। और अगर आपको एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है कि आ का उच्चारण स्थान क्या है, अगर आपको ये शब्द याद है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, तो आप एक ही झटके में बता पाएंगे कि आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और ये समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट, तालव्य वर्ण। तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान क्या हो? तालु हो, उसे क्या कहा जाता है? तालव्य वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? स्वर वर्ण में ई, दोनों छोटा और बड़ा। च वर्ग के 5 वर्ण च, छ, ज, झ, ञ और अंतस्थ व्यंजन में से केवल य और ऊष्म व्यंजन में से केवल श। अब इसके लिए भी एक शब्द है जिसे आप याद रख सकते हैं। शब्द कौन सा है? देखिए, ईचू, फिर यशानाम, ईचू यशानम तालव्य। ये शब्द उतना बड़ा भी नहीं है जितना बड़ा वो वाला शब्द था। अगर आप इस शब्दों को याद रख लेते हैं ईचू यशानम तालव्य, तो आप इजीली बता पाएंगे तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों को। कैसे? देखिए, ई, इस ई का मतलब क्या है? दोनों ई, छोटा और बड़ा। च मतलब
च वर्ग, सो सिंपल। अब च वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं आपको हमने पहले ही बता दिया है। जो पहला पार्ट है वर्णमाला का, पहला वीडियो जो अपलोड किया था उसमें इसको हमने बार बार रिवीजन कर करके बार बार मल्टीपल टाइम आपको इतना बताया है कि आप वीडियो को देखेंगे तो ही आपको ये याद हो जाएगा, अलग से रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा। तो च वर्ग में कौन कौन से आते हैं, च छ ज झ ञ, तो ये 5 वर्ण हो गए। उसके अलावा य, अब य का मतलब क्या है, य मतलब य, अंतस्थ व्यंजन में से ये य। और श मतलब, अब ये स आपको याद रखना है, शक्कर का श, तो शक्कर का स उसमें व्यंजन में से। इन सभी वर्णों को उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। इजीली आप इसे एक शब्द से याद रख पाएंगे। अगर आपको पूछ दिया जाता है कोई भी एक शब्द यहाँ से उठा के, अगर आपको दे दिया जाए ज और पूछा जाए कि ज का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आप इजीली बता पाएंगे। ये तो च वर्ग में आता है। च मतलब इजु यसानम, तालव्य। अब तालव्य मतलब क्या है, तालु इसका उच्चारण स्थान होगा, तालु पे आप टिक लगाएंगे, सो सिंपल। आगे फिर उसके बाद समझते हैं मूर्धन्य वर्ण। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा हो उसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो स्वर वर्ण में से केवल री, और फिर ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, और अंतस्थ व्यंजन में र, और उसमें व्यंजन में से षटकोण वाला श। इसके लिए भी एक ट्रिक है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है, ऋतु रसानाम मूर्धन्य, ऋतु रसानम मूर्धन्य। देखिए ये शब्द आपको अभी पढ़ने में और सुनने में कठिन लग रहा होगा, लेकिन आप इसको बार बार लिखेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाता है, इतना भी कठिन नहीं है। और एक बार याद हो गया देन लाइफ टाइम किसी भी एग्ज़ाम में आने वाले उच्चारण स्थान के सवाल को आप इजीली चुटकी बजा के सॉल्व कर पाएंगे। अब ऋतु रसानम का मतलब समझिए। री मतलब री है ना, री का उच्चारण स्थान। टू मतलब ट वर्ग। अब ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये तो आपके फिंगर टिप में है, तो ट ठ ड ढ ण, तो ये 5 वर्ण हो गए। उसके अलावा र, तो अंतस्थ व्यंजन में से र, और षटकोण का स ये वाला उसमें व्यंजन में से। तो इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। ठीक है, एकदम इजी है, याद रख पाएंगे। इस मूर्धन्य का मतलब क्या होगा, मूर्धा। अगर आपको यहाँ से कोई भी एक वर्ण दे दिया जाए, जैसे आपको र का उच्चारण स्थान पूछा जाए तो क्या होगा, मूर्धा। आप इजीली एक ही झटके में बता पाएंगे। आगे समझते हैं। फिर है दंत्य वर्ण। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान दंत हो उसे दंत्य वर्ण कहते हैं। मतलब जिनका उच्चारण स्थान क्या है, दांत है, तो वो कौन सा वर्ण कहलाएगा, दंत्य वर्ण कहलाएगा। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो त वर्ग। त वर्ग में 5 वर्ण आएंगे, त थ द ध और न, और अंतस्थ व्यंजन में से केवल ल, और उसमें व्यंजन में से केवल श। तो इसका भी ट्रिक है, उससे भी आप याद रखेंगे। कौन सा ट्रिक है, चलिए लिखते हैं यहाँ पे। ऋतु लसानम, फिर दंत्य, ऋतु लसानम दंत्य। तो देखिए ऋतु लसानम इसका मतलब समझिए। इसमें आ गया त, तो त वर्ग में से 5 वर्ण त थ द ध और न। उसके बाद ल, तो ल, और श मतलब ये सर्वता वाला स। ठीक, तो उसमें व्यंजन में से सर्वता वाला स। नाम वाले दंतव्य मतलब दांत से। तो ये सभी क्या है, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दांत हो जाएगा। सो सिंपल, इजीली समझ पाए होंगे आप। अगर आपको यहाँ से कोई भी एक वर्ण दे दे, जैसे ल वर्ण दे दे, और पूछा जाए कि इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, दांत हो जाएगा। सो सिंपल, आप इजीली इसको बना पाएंगे। फिर अगला है ओष्ठ्य वर्ण। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान ओंठ हो उसे ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सा वर्ण आता है, तो स्वर वर्ण में उ आएगा, दोनों छोटा बड़ा। फिर प वर्ग में 5 वर्ण आएंगे, कौन कौन सा, प फ ब भ म। अब इसका भी ट्रिक वाला शब्द कौन सा है, चलिए देखते हैं। बाध्यमनीय
नाम और फिर ओष्ठ। ठीक है, आपको ये शब्द याद रखना है और आप इसको बना पाएंगे। अब इसमें आ गया प, तो प वर्ग में कौन कौन से आ गए? प, फ, ब, भ, म, और ये उ मतलब दोनों उ। ठीक है, नाम वाले ओष्ठ, इन दोनों का उच्चारण स्थान, इन दोनों बोले तो ये दोनों ग्रुप का ये 6 वर्ण दिख रहा है, इन 6 वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? ओठ, ओष्ठ, होठ। ठीक है, अब सवाल कैसे पूछा जाएगा? कोई भी एक वर्ण दे देगा, जैसे भ दे दिया गया और भ का उच्चारण स्थान कौन सा है पूछे आपसे, तो कौन सा होगा? ओष्ठ होगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। आगे समझते हैं। फिर है कंठ तालव्य वर्ण। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु से हो, तो कौन सा वर्ण कहलाएगा? कंठ तालव्य वर्ण कहलाएगा। मतलब कंठ और तालु दोनों के सहयोग से जिस वर्ण का उच्चारण स्थान होगा, क्या कहलाएगा? कंठ तालव्य वर्ण कहलाएगा। जैसे ऐ और ऐ, ये दोनों वर्ण। अब कैसे, ये समझिए भाई। अगर हम ऐ को देखें तो ये किन से मिलके बना है? किन से मिलके बना है? अ धन ई, सॉरी बड़ा ई नहीं, ये किससे मिलकर बना है? छोटा ई से। ठीक है, अ और छोटा ई, इनके मिलने से क्या बना है? ये बना है ऐ। ठीक है, ये शब्द बना। अब इसका उच्चारण स्थान कैसे डिसाइड होगा? हमने पढ़ा अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, तो अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, सही है। ईचु यसानम तालव्य, ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, तालव्य है, सही है। तो भाई जब ये दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है और इन्हीं से मिलके ये बना है, तो इनका उच्चारण स्थान भी क्या होगा? कंठ तालु ही होगा। तो ये तो सो सिंपल है, आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। कंठोष्ठ वर्ण। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से हो, क्या कहलाएगा? कंठोष्ठ कहलाएगा। देखिए कौन कौन सा, जैसे औ और औ। अब अगर हम औ को देखें, है ना, तो ये किन से मिलकर बना है? अ और उ से मिलकर बना है। तो अ का उच्चारण स्थान क्या है? अकु विसर्जनीय नाम कंठ, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। ठीक है, उ का क्या होगा? उपाध्य मनीय नाम ओष्ठ, हमने अभी पढ़ाया है आपको, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। तो ये दोनों से मिलके जब ये शब्द बना है, तो इस शब्द का उच्चारण स्थान क्या होगा? इसका भी तो उच्चारण स्थान वही हो जाएगा ना भाई, कंठोष्ठ वर्ण। इजीली आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। ऐसा ही अगला है दंतोष्ठ। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ से हो, दंतोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। जैसे व। नासिक के वर्ण है। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान नासिक, नासिक किसको बोला जाता है? नाक को। तो नाक से जिसका उच्चारण होगा वो क्या कहलाएगा? नासिक के वर्ण कहलाएगा, नासिक का वर्ण कहलाएगा। इसमें कौन सा आता है? अनुस्वार में से अम आते हैं और स्पर्श व्यंजन का पंचत अक्षर मतलब पंचम अक्षर जो लास्ट वर्ण है सभी वर्ग का, जैसे अंग, य, ण, न और म, ये सभी का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिका हो जाएगा। नासिक के वर्ण कहलाएंगे ये। मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि इन वर्णों को नासिक के वर्ण बोला जाता है, नासिका वर्ण बोला जाता है, पंचमाक्षर बोला जाता है। तो इस तरह से इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिक के हो जाएगा, नासिका वर्ण कहलाएगा। आगे समझते हैं। फिर है वर्त्स व्यंजन। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीह्वा ऊपरी मसूड़ों वर्ष को स्पर्श करती हैं, तो कौन कौन से इसमें? न, ल, श और ज। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। फिर आगे है अघोष ध्वनि। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है, तो इसको भी आपको समझना बेहद ज़रूरी है। जितने आसानी से हम उन सभी चीज़ों को समझते आ रहे हैं, उन सबसे कहीं आसान ये समझना है कि अघोष ध्वनि कौन सा है और घोष ध्वनि कौन सा है। चलिए समझते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उसे क्या कहते हैं? अघोष ध्वनि कहते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित वर्ण आते हैं। अघोष मतलब घोष नहीं है, अ सामने में अ लगा है, अघोष मतलब नहीं होना। तो स्वर तंत्रियों में कंपन न होना अघोष ध्वनि कहलाता है। तो देखिए कौन कौन सा? स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग के वर्ण, पहला और दूसरा
मतलब ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। तो पहला और दूसरा, तो पहला ये वाला हुआ, ठीक है, और दूसरा ये वाला हुआ। तो बोला भी क्या जा रहा है, पहला और दूसरा वर्ग के वर्ण, मतलब ये दोनों ग्रुप, ठीक है। पहला वर्ग और दूसरा वर्ग का वर्ण, मतलब 5 वर्ण यहाँ से क च ट त प, और 5 वर्ण इस वर्ग से ख छ ठ थ और फ। ये सभी क्या है, अघोष ध्वनि है। याद रखेंगे, इसमें से कोई भी एक अल्फ़ाबेट, कोई भी एक वर्ण आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम में और पूछ दिया जाएगा किस प्रकार की ध्वनि है, तो वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि ये क्या है, अघोष ध्वनि है। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। आगे समझते हैं, इसी के अंतर्गत अघोष ध्वनि में ऊष्म व्यंजन भी आते हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 4 है। और इन 4 में से कौन सा आएगा, 3 आएगा, श श और श, मतलब तीनों स क्या है, अघोष है। ये क्या है, सभी अघोष है, याद रखेंगे। आगे समझते हैं, घोष ध्वनि। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन हो उसे क्या कहते हैं, घोष ध्वनि कहते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित वर्ण आते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ग के वर्ण, मतलब लास्ट तीनों वर्ण हमने अभी समझा है। ये क्या है, पहला है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है और ये पांचवा है ना। तो ये क्या बोल रहा है, तीसरा, चौथा और पांचवा, मतलब तीसरा, चौथा और पांचवा ये सभी वर्ण क्या है, घोष वर्ण है। इस बात को आप याद रखेंगे। क्या वर्ण है, घोष वर्ण है, घोष ध्वनि है। कोई भी एक उठा के पूछ दिया जाएगा, आपको झ को दे दिया जाएगा सवाल में और पूछा जाएगा कि किस प्रकार की ध्वनि है, तो आपको वहाँ पे इसे छाड़ना पड़ेगा कि ये क्या है, घोष ध्वनि है, घोष वर्ण है। इजी है अगर आप समझ गए तो, और डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आप ना समझे तो। चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है, और थ्योरी क्लास का बेनिफिट तभी है जब आप इसको पूरा देखिए वीडियो को और अच्छे से समझे, साथ ही साथ नोट बनाते जाए और उसका टाइमली रिवीजन करें। और जब हम बाद में इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट लगाएंगे तो आप उसको भी अटैम्प्ट करें और अपना बनाने का प्रयास करें, देन डेफिनेटली आप इसे समझ जाएंगे और बना पाएंगे। झ की जगह द भी पूछा जा सकता है, ण पूछा जा सकता है, ग पूछा जा सकता है, भ पूछा जा सकता है। तो इनमें से कोई भी पूछे क्या है, घोष वर्ण है, घोष ध्वनि है। इस बात को आप याद रखेंगे। आगे और है इसी में, अंतस्थ व्यंजन में से चारों वर्ण य र ल व ये क्या है, घोष है, ठीक है, घोष ध्वनि है। उसके अलावा ऊष्म व्यंजन में से ह क्या है, घोष ध्वनि है। बाकी तीनों स क्या है, अघोष है। समस्त स्वर वर्ण, मतलब सभी स्वर वर्ण, जैसे अ आ ई री उ ऐ ए औ, इस प्रकार घोष ध्वनि की संख्या कितनी है, 31। कितनी ध्वनियाँ हैं, 31 घोष ध्वनियाँ है। इसे भी आप याद रखेंगे। आई होप कि आप इन चीज़ों को अभी समझ पाए होंगे। इस वीडियो में हमने उच्चारण स्थान और घोष अघोष को कवर किया है, और ये सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, कहीं पे कोई डाउट है, जो भी है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई डाउट है कहीं पे समझ में आया कि नहीं आया उसको बताने के लिए कमेंट कर सकते हैं। और आगे आने वाले हमारे इस तरह के एजुकेशनल क्वालिटी कंटेंट को देखने के लिए अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करने से होगा ये कि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो जैसे आप यूट्यूब ओपन करेंगे आपको होम पेज में वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।